मतलब ये वो पार्ट है जहाँ पर कि हम फाइनली सारे मोटी चीज़ें सीख जाएंगे कि कैसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम किसी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करने की तरफ जा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। आवाज़ क्लियर है ना? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्रेशंस ऑफ केपीकेसी वाले पार्ट से। आवाज़ क्लियर है? एक बार बोल दूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सप्रेशंस पर आते हैं। देखो, एक्सप्रेशंस में एक रिलेशन आपको केपीकेसी का तो पता है, बट हम यहाँ पर के एन का भी रिलेशन यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि इनर्ट गैस के एडिशन में उसी से हेल्प लेते हैं हम, उसी एक्सप्रेशन से हम समझते हैं इनर्ट गैस के एडिशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने केपी का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा जो कि प्रेशर के टर्म्स में लिखाएगा। तो इस टर्म को हम चेंज करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में। कैसे चेंज करेंगे? किसी भी स्पेसिस के पार्शियल प्रेशर के लिए हमें पता है कि हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी बेसिस पर हम इसे चेंज करने वाले हैं। मैं चेंज करके तेजी से दिखा रहा हूँ, आप वॉच करना, फिर गड़बड़ नहीं करना, मिस नहीं करना। याद रखना कि अगर हम एडवांस लेवल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जो डेरिवेशन होता है उसका रोल होता है बहुत। तो जिस इंसान को क्लैरिटी होती है कि ये फॉर्मूला जो आया कहाँ से, उसके लिए सोचना आसान हो जाता है। बेसिक्स स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि वो फार्मूला आया कैसे था, उसके पीछे क्या नियम कानून लग रहे थे। बहुत ज़रूरी है समझना इसे। तो हमने हर स्पेसिस के लिए nRT/V लिखना शुरू किया। इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे, कोएफिशिएंट का रोल सबके लिए अलग अलग रहेगा, नंबर मोल सबके अलग अलग रहेंगे। सेम भी हो सकते हैं कुछ स्पेसिस के, बट ये तो दिखाने का तरीका है। तो हमने सबका दिखाना शुरू किया था, सबके लिए वैल्यूज पुट की। और जब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ये तो हमने लिख दिया, बट इसको भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये दो तरीके हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से दो रास्ते अपनाने, एक नंबर ऑफ मोल्स की तरफ लेकर के जाना है और एक कंसंट्रेशन की तरफ लेकर के जाना है। तो मोल्स के टर्म्स में भी इसको रहने दे सकते हैं, या फिर कंसंट्रेशन के टर्म्स में इसको चेंज कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने केपी के एक्सप्रेशन को मोल के टर्म्स में लिखना शुरू किया, तो मोल वाले सारे पार्ट को एक साथ कर लिया। शायद अब देख रहे होगे, दिख रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं मोल वाले पार्ट को अलग कर रहा हूँ। दिखाई दिया ये? तो कौन सा पार्ट बच गया? RT/V वाला। और RT/V ऊपर में पावर रखता है C+D और नीचे में पावर रखता है A+B। तो दिस विल बिकम C+D माइनस A+B। अब ये जो पार्ट है जो आप देख रहे हो, इसे ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स Kn। दिखा? और ये जो पार्ट है RT/V, इसी RT/V के पावर में ऊपर में क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी है क्या? डेल्टा एन जी एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट होता है गैसियस स्पेशीज के लिए। इसीलिए एन जी लिख करके हम इंडिकेट कर रहे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्पेशीज के लिए ये चीज़ वैलिड है। ये एक्सप्रेशन कभी भी डिस्कस ही नहीं होगा सॉल्यूशन फेज में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर केपी डिफाइन ही नहीं होगा। केपी डिफाइन होने के लिए एटलीस्ट वन गैसियस स्पेशीज चाहिए, तो सॉल्यूशन फेज में ऐसा नहीं होगा। लेकिन वैसे केसेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहाँ पर कि गैस इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती है, वहाँ पर केपी की जगह पर हम केपीसी यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि केपी के डिफाइन होने के लिए फिर से हमें एटलीस्ट एक गैसियस स्पेशीज चाहिए और कोई भी सॉल्यूशन फेज में स्पेशीज नहीं चाहिए। सुना? कोई भी सॉल्यूशन फेज में स्पेशीज नहीं चाहिए। तो अगर गैसियस फेज में एक स्पेशीज है, दैट डजंट मीन कि केपी डिफाइन है। उसके साथ एक दूसरा कंडीशन भी है कि कोई भी स्पेशीज सॉल्यूशन फेज में नहीं होना चाहिए। तो अगर एक गैसियस फेज में स्पेशीज है और फिर एक सॉल्यूशन फेज में भी स्पेशीज है, तो वी आर गोइंग टू डिफाइन केपीसी, नॉट केपी। वी विल डिफाइन केपीसी नॉट केपी। ओके, अब यहां पर एक और चेंज कर रहे हैं।
सारे लोग ध्यान से देखिएगा क्या चेंज है, के एन मल्टीप्लाइड बाई, मैं आर टी बाई वी को लिख रहा हूँ पी टी बाई एन टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ये आपके पास दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, और मैं रहूँगा इस वाले पे, सेकंड वाले पे। इस सेकंड वाले का यूज़ ज़्यादा है, इसे ही हम यूज़ करते हैं इनर्ट गैस के एडिशन के लिए, इस वाले फॉर्मूला को। तो बाकी सारे लोग तो के पी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी वाले फॉर्मूले को जानते हैं, वो इस फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देते। यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, के पी इक्वल टू के एन इंटू पी टी बाई एन टी टू द पावर डेल्टा एच। ओके, एंड आप जब कंसंट्रेशन वाले टर्म में जाएंगे तो आप वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, और ये देख लीजिएगा, आप इसे खुद से ड्राइव कीजिएगा। आपको कोई इशू आ जाए तो आपको पता है कहाँ पर जाना है, वापस उस वाले एक्सप्रेशन में जाना है जहाँ पर आपने एन सी आर टी बाई वी टू द पावर सी लिखा था, एन डी आर टी बाई वी टू द पावर डी लिखा था। तो ये आप कर लेंगे, नंबर मोल्स बाई वॉल्यूम वाले पार्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कंसंट्रेशन में, राइट। तो हर स्पेशीज का कंसंट्रेशन दिखाई दे देगा, और कंसंट्रेशन को फिर आप डेल्टा एन जी के टर्म्स में लिख लेंगे। तो कौन सा टर्म बाहर आ जाएगा, नंबर मोल्स बाई वॉल्यूम वाला टर्म जो है कंसंट्रेशन दे देगा हर स्पेशीज का, और साइड से आर टी वाला टर्म आ जाएगा। तो वही आर टी वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन वाले टर्म से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो के सी बन जाएगा। तो अब इस केस में क्या होता है कि के पी के सी और के एन, इसे आप बराबर कर सकते हैं जब डेल्टा एन जी ज़ीरो होगा। तो सारे लोग जो है बहुत ही खुश होकर के क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं कि हाँ यार, हम के पी इक्वल टू के सी इक्वल टू के एन लिख सकते हैं। इनफैक्ट के हम चाहे तो के एक्स भी ला सकते हैं। कोई ये सोच सकता है कि के एक्स का एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं? देखना, हम यहाँ से बना सकते हैं के एक्स का एक्सप्रेशन, इस वाले इक्वेशन से कैसे बना सकते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम के एक्स ऐसे बना सकते हैं। देखिए, अगर आपने के एन को डिवाइड कर दिया एन टी से, एन टी टू द पावर डेल्टा एन जी से, इनफैक्ट क्योंकि डेल्टा एन जी वाला पार्ट तो के एन के अंदर भी होता है। तो ये अगर आपने ऐसे लिखा ना, तो अब ये बन जाएगा के एक्स। मिताली कुछ पूछना है क्या? मिताली कुछ पूछना है क्या? नहीं, तो गलती से हो गया। कोई नहीं, ठीक है। ये देखो, तो ये के एक्स का एक्सप्रेशन भी बन जाता है। तो ऐसे खुद से आदत होनी चाहिए कि अच्छा कहाँ से हम मोल फ्रैक्शन जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से मोल्स जनरेट कर सकते हैं। अब आप एक बार डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो करोगे तो आपको दिख जाएगा कि के पी के सी के एक्स के एन सब बराबर हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ के पी के सी नहीं, सभी। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने की है कि के पी के सी का जो एक्सप्रेशन है ना, वो एक और बात बता रहा है कि के पी बराबर के सी आप लिख सकते हो जब आप आर टी को 1 करोगे तब। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑलमोस्ट 12 केल्विन, क्योंकि इससे T इक्वल टू 1 बाई आर आ जाएगा, और 1 बाई आर को आप अप्रोक्सीमेटली इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये केयर करना है। ओके, अब जबकि आप जान चुके हैं कि के पी का ये एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ होता है किसके लिए, इनर्ट गैस के एडिशन के लिए। मैं यहाँ पर के एक्स नहीं लिख रहा, आप इसी को के एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, बट मैं के एक्स नहीं लिख रहा क्योंकि इनर्ट गैस के एडिशन में ना इसका रोल है बहुत बड़ा। इसका ये चेंज होता है, इनर्ट गैस को ऐड करने पर टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर चेंज हो जाते हैं। इनर्ट गैस को ऐड करने पर, अभी मैं इसमें जाऊंगा नहीं मैं अभी इसके डिस्कशन में, बट मैं यहाँ पर लिख करके छोड़ रहा हूँ बिकॉज यहाँ से बैक लिंकिंग आसान होगी। तो इनर्ट गैस को
ऐड करने पर NT इंक्रीजेस, और इसीलिए इसे ऐसा लिख करके स्पेशली यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ, तो ध्यान रखना, इसलिए करना। ओके, सो ये केपीकेसी KX स्केल का एक्सप्रेशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले पार्ट पर चलते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी भी है, तो प्रॉपर्टी का भी डिस्कशन कर लेते हैं, वो भी काफ़ी इजी सा डिस्कशन है, प्रॉपर्टी वाला भी। अच्छा, कर लेते हैं। बस इसमें एक बात की तरफ ध्यान दिलाना है जो आप मिस कर रहे होते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ Q या K, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी वैलिड नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, कोई भी रिएक्शन आपने किसी भी तरह से लिखा हो, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन ले लिया, A से NB, ऐसा कुछ, कई सारे रिएक्टेंट, कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैंने ऐसे ही उठा लिया कोई भी, और ये बताया कि इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट या मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही डिस्कस कर लेते हैं, और वो कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है। सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सारे रिएक्शन कोशेंट के लिए एक ही प्रॉपर्टी, अलग अलग नहीं। तो अगर आपने कोई रिएक्शन ऐसा लिखा है, इस रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करके लिखेंगे तो इस रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ऐसा हो जाएगा, और ये बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। आप ऊपर वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लीजिए, आपने मान लीजिए KC लिखा, KP के लिए भी ऐसे ही काम कर सकते हैं आप। अब आप इसके लिए लिखने जाएंगे तो ये चीज़ जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी आप खुद से ही प्रूफ कर सकते हैं एक्सप्रेशन लिख करके। फ़र्क बस इतना है कि आप यहाँ पर कुछ छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, और वो बातें अगर स्किप कर गई तो पता नहीं क्या थ्योरेटिकली आपको कैसे फंसा देंगे। थ्योरेटिकली फंसाना आपको ना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकली। तभी आप जो एडवांस के क्वेश्चन को ज़्यादातर देखोगे स्टेटमेंट में डालने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सबको पता है कि 99% से ज़्यादा स्टूडेंट एक काम बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या? अपनी रीडिंग पर काम ही नहीं करते। वो रीडिंग की आदत ज़ीरो होती है उनकी। तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो मार्क्स गिरते हैं, आपकी जो गंदी आदत होती है क्वेश्चन पढ़ करके जिन पॉइंट्स को कलेक्ट करना था वो या तो आप टाइम लगा देते हैं कलेक्ट करने में और बार बार पढ़ना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो गया, या फिर आप कोई डेटा मिस कर जाते हैं और गलती कर जाते हैं, सिली मिस्टेक। तो आपकी ये गलतियां तो बहुत इजीली पकड़ी जा सकती हैं कि आप, चूँकि आदत ही नहीं है आपकी, आप या तो वो इंसान होते हो जो कि भाग रहा होता है इस चीज़ के पीछे कि मुझको और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, या फिर वो थ्योरेटिकल नॉलेज के पीछे भाग रहा होता है, पॉइंट्स और नोट्स के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन कभी भी सारी चीज़ों को साइड करके शांत मन से बैठ करके बुक रीडिंग की आदत आपकी होती ही नहीं है। आप कितने बड़े भी तोप हो जाओ और कितने बड़े भी आप अच्छे रैंक लाने वाले हो, ये आदत बहुत रेयर लोगों में होती है, और स्पेशली उनमें होती है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने ओलंपियाड ओरिएंटेड रखा था और खुद से बुक पढ़ने की आदत थी। तुम देखते होगे कि मैं बुक पढ़ने का जो कीड़ा जगाते रहता हूँ बीच बीच में, 11th-12th में भी बोलते रहता था, तो इसी वजह से, क्योंकि ये चीज़ धीमे 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 करके तुम्हें खा जाती है और फिर बाद में जा कर के बहुत तंग करती है। तो अभी भी तुम अपने आप को सेव कर सकते हो अगर तुम दिन भर का 20-25 मिनट जो है वो शांत रह करके सारी चीज़ें, सारी दुनिया भुला करके, दिमाग को खाली करके, दिमाग को खाली करने का मतलब हम दिन भर जेई के लिए दिमाग को फिल कर रहे होते हैं, बट फिर दिमाग को एम्प्टी करना भी ज़रूरी है। एम्प्टी करने का मतलब कि जैसे आप सोते हो तो सोते समय पर भी बेसिकली आपके ब्रेन का वो एक्सरसाइज हो रहा होता है, बॉडी की एक्सरसाइज हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म आपका मैनेज किया जाता है, बॉडी अपने आप को हील करती है जब आप सोते हो। तो जितना ज़रूरी होता है अपने माइंड को फिल करना, उतना ज़रूरी होता है एम्प्टी करना। जितना ज़रूरी होता है खुद को पेन देना और माइंड की एक्सरसाइज करना,
यानी कि सॉल्विंग करना, उतना ही ज़रूरी होता है माइंड को रिलैक्स रखना, यानी कि हील करने का मौका देना उसको, यानी कि सोना। तो आप वहाँ पे बहुत कमज़ोर होते हो, आपका रूटीन बनवाया गया लेकिन आप उसकी ऐसे की तैसे करके रखते हो, आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते हो, तो उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से रिटर्न दिया जाता है। एग्ज़ाम पास आता है, आप परेशान होते हो, आपसे चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, तो वो सब चीज़ें तो आपकी हर छोटी छोटी जो आपने हैबिट्स बना करके रखी हैं उसकी वजह से सामने आता है। तो ये मत समझना कि मेरे पढ़ा देने से या तुमको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बता देने से तुमसे सॉल्व होने वाला, नहीं होने वाला तुमसे सॉल्व, क्योंकि तुम्हारी आदतें बहुत ख़राब है, तुमने आदतें अच्छी करने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो आदतें ख़राब हैं यानी कि तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, देख नहीं पाते हो खुद से। पढ़ने की जो तुम्हारी आदत है वो बहुत गंदी सी है, शायद उसमें फोकस नहीं बनता है, या तुम मोटी मोटी चीज़ें फिर देख लेते हो। वो वाली रीडिंग की हैबिट जो अभी मैं करवा रहा था कि खुद से बैठना, खुद से पुश करना, कि बुक में चाहे कितनी भी लाइंस लिखी होंगी लेकिन पढ़ करके वो 20 मिनट जो है सारी दुनिया भुला करके मुझको रीडिंग की हैबिट डालनी है, फिर धीमे धीमे उसे और ज़्यादा अच्छा बनाना है। तो वो आदत नहीं आएगी तो हमेशा गलतियाँ हो रही होंगी, मैं कितनी बार भी पॉइंट्स को बताऊंगा वो फिर से स्किप करेगा, फिर बताऊंगा याद आ जाएगा कि हाँ पढ़ा था, लेकिन फिर से स्किप करेगा। इसलिए क्योंकि गंदी आदतें फिर डोमिनेट करेंगी ना, जो भी आदतें आप बनाते हो वो डोमिनेट करेंगी आपके नेचर में। मैं ये सब इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये फिर से दिखेगा, मतलब टॉपिक चल रहा है, मैं बैठ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, बट वो फिर से वही हालत होगी आपकी, क्योंकि आपने हैबिट्स चेंज नहीं की। आप आकर के क्लास लगा लोगे, उससे क्लास नहीं हो जाती। क्लास एक्चुअली आपको समझ में तभी आती है जो क्लास के बाद की हरकतें जो आपकी सही होती हैं तब। तो इस तरह की ना और भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं। और क्या प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं? रिएक्शन को रिवर्स किया था हमने, बट हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं रिएक्शन को। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने के लिखा हुआ है, अगर हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ 2 3 4 5 6, मैंने पी से मल्टीप्लाई किया, अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेज टू द पावर पी हो जाएगा। और ये प्रूफ कर सकते हैं कैसे? एक्सप्रेशन लिख करके। जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं उस एक्सप्रेशन में के है क्या? वही बी टू द पावर एन बाई ए। तो आप यहाँ पर लिखने जाएंगे तो वो बी टू द पावर एन पी होगा, वो डिवाइडेड बाई ए टू द पावर पी होगा। तो इससे हम ये वापस प्रूव कर सकते हैं। बट ये जो भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी कब वैलिड है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहां से एक बात सीखने की है, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज किया, हालांकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो कितनी बड़ी इलॉजिकल बात है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टिल आप कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कर गया, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केपी केसी तो चेंज नहीं होता। फिर चेंज कैसे कर दिया? क्योंकि के एंड के डैश आर नॉट सेम, दे आर एंटायरली डिफरेंट चीज, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फिर केपी कैसे चेंज नहीं करते हैं आप कहते थे, और अभी आपने चेंज कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम कहते हैं कि केपी कैसे चेंज नहीं होते, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो केपी कैसी चेंज नहीं होगा। That actually means for same reaction, हमने अगर रिएक्शन चेंज किया तो कहानी खराब हो गई। फॉर सेम रिएक्शन, और रिएक्शन चेंज हो गया अगर आपने उसकी स्टॉकियोमेट्री चेंज की, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, किसी और रिएक्शन के साथ मर्ज कर दिया, तो वो सेम रिएक्शन है ही नहीं। समझे? इवन आपने अगर कोई सॉल्यूशन लिया है, आपने यहाँ पर प्योर वाटर लिया है, आपने यहाँ पर कोई प्योर लिक्विड ले लिया, वाटर छोड़िए, कोई भी प्योर लिक्विड ले लिया, और अब आप इसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, जो हम देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कोई सॉल्यूट बाहर से ऐड करते हैं तो मान लीजिए ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था,
तो सॉल्वेंट के वेपराइजेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा होगा, लिक्विड से वेपर बनाने का जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा होगा, अब वो सेम रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने लिक्विड ही चेंज कर दिया। आपने ए और बी दोनों को मिक्स करके एक नया लिक्विड बना दिया जहां पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस डिफरेंट है। तो अब सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ही नहीं, और सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा, सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सेम सब्सटेंस ही नहीं लिया आपने सेम सब्सटेंस नहीं लिया, सेम स्पीशीज नहीं लिया, तो सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ ही नहीं सकता। हालांकि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया। तो यहां पर भी हम कौन सा टेम्परेचर चेंज कर रहे थे? हम तो सॉल्यूट मिक्स कर रहे थे बस, है ना। तो यही बात है समझने की, वहां पर भी आपने रिएक्शन चेंज नहीं किया, यहां पर भी आपने रिएक्शन चेंज नहीं किया। तो अगर आप रिएक्शन चेंज नहीं कर रहे और फिर आप ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, तो आपने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया। आपने रिएक्शन रियलिटी में चेंज किया है। आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं, रिएक्शन चेंज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे सोचने का गलत तरीका होता है कि रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, रियलिटी में रिएक्शन चेंज हो रहा होता है। ओके, इसी तरह से आप अगर दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो भी पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ से कुछ और ले लीजिए, ऐसे एक्स से जेड ले लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दिलाना था, इसमें कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना था कि एक्चुअली क्या होता है। सारे रिएक्शन में जो भी चेंज कर रहे हो आप, स्टोइकियोमेट्री चेंज कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सबसे रिएक्शन का नेचर चेंज हो जाता है, सेम नेचर का नहीं होता रिएक्शन। ये डिस्कस करना था। अब हम बढ़ सकते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि शायद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हमारा, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले पार्ट पे आते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है इसको एक्सप्रेशन में यूज़ करना। और मुश्किल भी नहीं, गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, सीख तो जाते हैं और गलती करते रहते हैं। पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या। यहाँ पे वर्ड डिग्री क्या बताता है? डिग्री जो है वो ऑब्वियसली जैसे आप डिग्री आम भाषा में यूज़ करते हैं, आप अगर डिग्री लेने भी जा रहे हैं तो आप एक्चुअली अपने एकेडमिक्स लेवल को बढ़ाने वाले हैं, तो वो डिसोसिएशन के लेवल को बताता है। मतलब कितना ज़्यादा कितना कम, लेवल को बताने का मतलब क्या है? ज़्यादा कम कितना। तो अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ज़्यादा लिखेंगे तो डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ है, अगर वैल्यू कम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड में तो डिसोसिएशन कम हुआ है। इसी तरह से एसोसिएशन भी हो सकता है। तो कोई भी टिपिकल रिएक्शन अगर आपने लिखा, एक आसान सा रिएक्शन अभी एग्जांपल में उठाते हैं और फिर इसको जनरलाइज करेंगे और दूसरे वे में। तो एक रिएक्शन हमने उठाया ऐसा सिंपल सा, और हम ये कह रहे हैं कि स्टार्ट जब हमने किया था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट था t=0 पर, कुछ भी नहीं था, तो हमने प्यार से इसको 0 लिख दिया। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि b जो है वो 0 हो, कुछ भी हो सकता, और भी अमाउंट, हम आएंगे उस पर भी। बट हमने ऐसे डिस्कस किया कि किसी समय t=t1 पर जो अमाउंट बचा हुआ है a का डिसोसिएशन स्टार्ट होने के बाद वो a-x है। याद रखना कि ये सारे लिखने के तरीके बहुत क्लियर होने चाहिए माइंड में कि कब कैसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। रैंडमली कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो कभी भी फंस सकते हो, वो दिखेगा आगे। तो मैंने ऐसे लिखा, अभी इक्विलिब्रियम आया है नहीं आया है इसका डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ नॉट अ क्वांटिटी विच इज़ डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है, सिर्फ कहीं भी डिफाइन हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो
अभी तक आपने जो डिसोसिएटेड अमाउंट दिखाया रिएक्टेंट का, वो कितना दिखाया है बताओ? अप टू टाइम t इक्वल टू t1 कितना अमाउंट टूटा हुआ है? x। तो ये जो अमाउंट डिसोसिएटेड है ना, वो x है। नाउ दिस डिसोसिएटेड अमाउंट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल अमाउंट, ये कितना होगा? तो विद रिस्पेक्ट टू बोलने का मतलब क्या होता है? रेशियो लेना है। मैथमेटिकली अगर आपने विथ रिस्पेक्ट बोला है, दैट मीन्स आप रिलेटिव काम करना चाह रहे हो, दैट मीन्स आप इस फ्रैक्शन की बातचीत कर रहे हो। अब इस फ्रैक्शन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रैक्शन का मीनिंग बताता क्या है। ये बता रहा है डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। अब इसके पीछे हम यूनिटरी मेथड लगा करके बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर बताना क्या चाहता है। तो डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, राइट? जरा सोच करके देखो ये रेशियो क्या बता सकता है। मैंने रिएक्टेंट ए लिया था और उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था कि इनिशियल अमाउंट हमारे पास है ए, इनिशियली इट इज इक्वल टू स्मॉल ए, और इस ए में से डिसोसिएटेड अमाउंट है एक्स, राइट? इसमें से डिसोसिएटेड अमाउंट क्या है? एक्स। तो अगर मैं 1 मोल से स्टार्ट करता इनिशियली तो कितना अमाउंट डिसोसिएटेड होता? एक्स बाई ए। ये इसका मीनिंग है, दिखा? दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज एक्चुअली टेलिंग अस कि तुमने कितने भी मोल से स्टार्ट किया मुझे मतलब नहीं है। ये जो फ्रैक्शन है ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये फ्रैक्शन क्या बताता है कि अगर 1 मोल रिएक्टेंट लिया होता, 1 मोल रिएक्टेंट लिया होता तो 1 मोल रिएक्टेंट से कितना अमाउंट टूटा? एक मोल रिएक्टेंट से कितना अमाउंट टूटा, यही तो पता चल रहा है यहां से, राइट? ए से एक्स, तो 1 से कितना? एक्स बाई ए, और यही रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगी। इसे ही कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में ये आया कि डिग्री विद रिस्पेक्ट टू किसके? 1 मोल के डिस्कस होती है, और इसीलिए आप बाद में अल्फा इंटू 100 करते हैं तो दैट गिव्स यू परसेंटेज डिसोसिएशन। आई बात समझ? तो जब कभी भी आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ 1 की बात करता है कि 1 मोल में से कितना टूटा, और जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट गिव्स यू व्हाट? ये आपको क्या दे देता है? परसेंटेज डिसोसिएशन दे देता है। तो अगर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन डिस्कस करना है तो आप अल्फा इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि अल्फा 1 मोल से कितना अमाउंट डिसोसिएट कर रहा है ये बताने की कोशिश करता है। ठीक है? तो अगर मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना हो तो इस परसेंटेज डिसोसिएशन को कितना लिखेंगे? अल्फा इंटू 100। ओके, ये पॉइंट है। अब एक बार वापस चलते हैं और उस एक्सप्रेशन को स्पेशली लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल टू एक्स बाई ए। क्या इससे ऐसा लिख सकते हैं कि जो एक्स अमाउंट था, डिसोसिएटेड अमाउंट था, उसको हम ए अल्फा लिख देंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एनी टाइम अगर मैं ए माइनस एक्स लिखूंगा तो दैट विल बी ए माइनस ए अल्फा, एंड दैट कैन बी रिटन एज ए इंटू 1 माइनस अल्फा। मजेदार बात यह है, आप एनी टाइम ए माइनस एक्स को ए इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, बट मज़ा तब आता है जबकि कोएफिशिएंट्स का गेम होता है तो लोग कुछ भी लिख रहे होते हैं। तो एक बहुत ही भयानक सा मिसकॉन्सेप्शन है जिसके तरफ ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्या मिसकॉन्सेप्शन है?
कि अगर मेरे पास ऐसा कोई स्पेशीज का डिसोसिएशन हुआ, जैसे कि NH3 का डिसोसिएशन होता है, तो मान लीजिए आपने स्टार्ट किया था t=0 पर। मैं प्रोडक्ट का अभी जानबूझ करके अमाउंट ले नहीं रहा, क्योंकि अभी समझना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिएक्टेंट पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। होने को तो प्रोडक्ट का भी कुछ अमाउंट हो सकता है, बट मैं ले नहीं रहा जानबूझ के, क्योंकि फोकस करवाना किस पर है, रिएक्टेंट पर। उसके चक्कर में आप फोकस नहीं करेंगे फिर रिएक्टेंट पर, तो मैंने 0 लिया उसको। अब किसी समय t=t1 पर हमें नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है, क्योंकि हमें अभी डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें इस डेटा की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 मेथड होते हैं लोगों के लिखने के। आपको पहचानना है कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है। एक किसी ने लिखा कोएफिशिएंट 2 को यूज़ करते हुए और सिंप्लीफाई कर दिया, बोला कि देखो ऐसे काम आसान हो गया, दिख भी रहा है। और एक किसी ने लिखा ऐसे। ठीक है, अब आप बताओ, मैथमेटिकली तो दोनों सही है, ये तो दिख रहा होगा सबको, है ना। स्टोइकियोमेट्री का यूज कर दिया, ये दिखा। स्टोइकियोमेट्री का यूज कर दिया, तो इतने प्यारे तरीके से अगर स्टोइकियोमेट्री का ना यूज करोगे तो ऐसा ही फील होगा जैसे कि दोनों ही सही है, लेकिन रियलिटी में ये फर्स्ट वाला गलत है। और ये गलत क्यों है? ये सीधे गलत ही हो जाता है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि अगर इससे मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की कोशिश की, DOD, तो वो आएगा डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल, एंड द डिसोसिएटेड अमाउंट दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम द दिस फर्स्ट मेथड, ये डिसोसिएटेड अमाउंट एक्चुअली 2A अल्फा है। उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल वाले से, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कमिंग आउट टू बी 2 अल्फा, जबकि अंडरस्टूड है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुड बी अल्फा, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? 2 अल्फा। तो इसीलिए इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। फीलिंग्स और मैथमेटिक्स लगा करके, आपने सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं लगाया था, आपने फीलिंग्स ज़्यादा लगाई थी, मैथमेटिक्स एक्चुअली कम लगाया था, फीलिंग्स डोमिनेट कर रही थी, तो आपने कोएफिशिएंट के हिसाब से काम कर दिया, जबकि आप वैसे नहीं चल सकते, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज़ ही नहीं किया। तो इसीलिए चाहे कैसा भी रिएक्शन होगा, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड पर जाएंगे। यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी कोएफिशिएंट होगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका फॉलो करते हैं। और वो तरीका क्या है? ये वाला, कि हमने अगर स्टार्ट A से किया है तो हम बाद में A माइनस अल्फा करेंगे, और कोएफिशिएंट का इफेक्ट हमेशा यहाँ लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि कोएफिशिएंट का इफेक्ट प्रोडक्ट साइड लेंगे। ठीक है, तो यही आपका वो मेथड होगा जिससे कि आप बचे रहेंगे, गलतियां नहीं होंगी। अब एक और कंफ्यूजन आता है, अनदर मिसकॉन्सेप्शन या कंफ्यूजन, जो भी बोलिए। इसमें भी क्या होता है कि आप किसी भी केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लगाने लगते हैं, तो आप डिसोसिएशन के केस में लगाएंगे, एसोसिएशन के केस में नहीं लगाएंगे। अगर आपको एसोसिएशन का केस दिखाई दिया, तो एसोसिएशन के केस में अब आप अल्फा पर जाकर के काम नहीं करेंगे। t=0 पर मान लीजिए इन दोनों के अमाउंट है कुछ A और B, और t=t1 पर आपने कुछ अमाउंट दिखाना है, तब आप अल्फा के टर्म्स में काम नहीं करेंगे। आप काम कैसे करेंगे? ऐसे काम करेंगे, क्योंकि अल्फा का सेंस तब बनता है जबकि आप क्या कर रहे हो? डिसोसिएट करवा रहे हो। सुन रहे? और पूरे गैसियस फेज के इक्विलिब्रियम में ये चीज चल रही होगी, आपको गलती नहीं करनी है। ये जो x वाला मेथड है, इस पर कमेंट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना कि दिस मेथड विल बी यूज्ड फॉर एसोसिएशन और फॉर मल्टी स्टेप इक्विलिब्रियास।
ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्स वाला मेथड कब यूज़ करते हैं। ये एक्स वाला मेथड हम यूज़ करेंगे एसोसिएशन के केस के लिए। या फिर मल्टी स्टेप इक्विलिब्रियम में। मल्टी स्टेप इक्विलिब्रियम मतलब कि कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियाज होंगे। मल्टी स्टेप में डिसोसिएशन हो रहा होगा, जैसे H3PO4 है वो 3 बार डिसोसिएट करेगा तो मल्टी स्टेप इक्विलिब्रिया बनाएगा। H2S है वो 2 बार डिसोसिएट करेगा। H2CO3 है वो 2 बार डिसोसिएट करेगा, तो वो मल्टी स्टेप इक्विलिब्रियाज हो गए जहां पर एक से ज़्यादा बार डिसोसिएशन हो रहा है। तो हम एक्स के टर्म्स में जाते हैं, काम आसान हो जाता है। जो डिस्कशन होता है वो एक्स के टर्म्स में ही ओरिएंटेड होता है, तो इसीलिए वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लगा करके फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है, समय का नुकसान हो जाता है, डिस्कशन का नुकसान हो जाता है। तो मल्टी स्टेप इक्विलिब्रिया इज ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा, तो जरूरत ही नहीं पड़ती डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे जाने की, कोई डिस्कशन होगा ही नहीं वैसे। समझिए सारे लोग। तो ये केयर करेंगे कि भाई कौन से स्टेप में क्या काम करना है, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती जब आप सॉल्विंग कर रहे होंगे ना बहुत भारी पड़ती है। तो आपको पता है क्या फील होने लगता है कि यार कितना टफ कैलकुलेशन है, जबकि कोई कैलकुलेशन टफ नहीं था, तुम्हारे मेथड गंदे थे। गंदे मेथड होंगे तो वो आसान कैलकुलेशन भी टफ लगने लगता है। तो ये सब चीज़ें बुक में जोर नहीं देते हैं, जिस वजह से हम बड़े परेशान होते हैं, समझ नहीं आता कि चलना कैसे। बुक्स को एक्चुअली इन सब चीज़ों पे वर्क ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन बुक्स का मेथड क्या होता है, बुक्स जो है वो प्रिपेयर नहीं करती जनरली स्टूडेंट को स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए। वो ऐसा फील होता है जैसे कि किसी टीचर ने अपने पास्ट के अकॉर्डिंगली लिख दिया है। तो ये तो गलत ही बात होती है। पढ़ाने का एक्चुअल मतलब होता है कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुमको तैयार करना, ना कि मैं अपने पास्ट के लिए तुमको तैयार करूँ। समझ रहे? तो वो नहीं होना चाहिए, और यही चीज़ें ज़्यादा कैरी ऑन हो रही होती हैं बुक्स में, मतलब अपने इंडियन राइटर्स वाली बुक में। वैसे तो वेस्टर्न राइटर की बुक में भी ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते, मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा होता है, जबकि ये सब पार्ट ना कैलकुलेशन को ख़राब करता है, मैथमेटिकल डिस्कशन को ख़राब करता है। तो मैथमेटिकल पार्ट में ना इंडियन राइटर्स की बुक ही स्ट्रॉन्ग होती है, मैथमेटिक्स हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में भले ही हम नहीं सही होते, बट मैथमेटिक्स अच्छी होती है, और वो पार्ट भी अगर अच्छा ना हो तब तो बेइज्जती है हमारी। तो हमने यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के पॉइंट को समझा कि कब कब कैसे कैसे इसका यूज़ हो रहा होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हम लिखते हैं तो यूजुअली वो केपी का एक्सप्रेशन होता है जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखते हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि केपी गैसियस फेज के इक्विलिब्रियम के लिए, गैसियस फेज के इक्विलिब्रियम के लिए केपी के टर्म्स में ही बातें होंगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ना आप देखोगे कि केपी का ही डिस्कशन हो रहा होगा 95% ऑफ द टाइम। वो 5% टाइम जो सिर्फ केसी का डिस्कशन होगा। क्यों है ऐसा? गैसियस फेज के इक्विलिब्रियम के लिए केपी के टर्म्स में ही बातें करते हैं, में ही मोस्टली बातें करते हैं। सोच करके बताएगा कोई? मोस्टली बातें करते हैं। क्यों है ऐसा? सिर्फ केपी के टर्म्स में बातें क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए बिकॉज केपी का एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बताओ, केपी का एक्सप्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड वॉल्यूम वी।
इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड वॉल्यूम वी। और ये दोनों टर्म्स जो है वो हमारे लिए बहुत बड़े सरदर्द है, भयानक सरदर्द। ये अननेसेसरी हमारे कैलकुलेशन को खराब करते हैं। तो इनसे दूर भागना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए और कंटेनर का वॉल्यूम वी ये दिखने नहीं चाहिए, ये दिखने नहीं चाहिए। ऐसा ही एक और रिएक्शन है जो बहुत मस्त है, वो इन सब चीज़ों से हमें एकदम बचा करके रखता है। ऐसा रिएक्शन जहां पर डेल्टा एन जी जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो, इससे आपको पता है कि ये काम कर लेते हो आप, के पी इक्वल टू के सी, ये मिल जाता है। और के पी इक्वल टू के सी मिलने का मतलब ही है कि आप प्रेशर के टर्म से बातें करोगे, कंसंट्रेशन के टर्म से बातें करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिससे समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, फिर तो सच में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, क्योंकि ऊपर नीचे वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। समझे? तो के पी बराबर के सी वो आता कहां से? डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो से। तो ऐसे केस में भी ए की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं एंड कंटेनर के वॉल्यूम वी उसकी भी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं। इन द सेंस ऑफ एक्सप्रेशन मेकिंग, एक्सप्रेशन अगर पार्टिकुलरली किसी रिएजेंट का, पार्टिकुलरली किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बताना है तब तो वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन केपी किसी के एक्सप्रेशन में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? डेल्टा एन जी जीरो वाले रिएक्शन ना इस मामले में भी बड़े मस्त है। एक तरह से हम यहां पर प्रॉपर्टी ही लिख रहे हैं डेल्टा एन जी जीरो वाले रिएक्शन की, जो मैंने लिखा था ना वहां पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ही पार्ट है जो मैं लिखना चाह रहा था। उसमें दो टाइप ऑफ रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन, और जहां पर डेल्टा एन जी जीरो होता है। इन दोनों की प्रॉपर्टी हमेशा तुम्हारे दिल दिमाग में बैठे रहनी चाहिए। इससे क्या होता है? सोचना समझना फास्ट होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है, स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है, दोनों ही चीज़ें। तो जनरली देखोगे आपके लोग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बना रहे होंगे, लेकिन वो ध्यान भी नहीं देंगे कि वो किस टाइप ऑफ रिएक्शन को डील कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचना ही नहीं सीखा है। तो वो ध्यान ही नहीं देते कि कैसा रिएक्शन, बस लिख दो, कुछ भी कर लो, और फिर रिएक्शन के एक्सप्रेशन, केपीकेसी के एक्सप्रेशन लिखने में भी बैंड बच जाती है, उस पर भी ध्यान नहीं देते। तो इन टेक्निक्स पे ध्यान देना जरूरी है। चैप्टर इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारे तरीके क्या हैं इसको डील करने के। ठीक है, तो क्या लिख रहा था मैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये ऐसा रिएक्शन होता है जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तुम कुछ भी कर लो, डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होता इसको। तो इंडिपेंडेंट है, इनर्ट गैस के एडिशन से इंडिपेंडेंट है। प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, इनिशियल कंसंट्रेशन जो करना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि तुम कहीं ऐसे रिएक्शन से तो डील नहीं कर रहे। ऐसे कई सारे रिएक्शन है जो आते रहते हैं, H2+I2 से 2HI, ये रिएक्शन, और N2+O2 से 2NO, ये दो बहुत फेमस रिएक्शन है जो बहुत बार डिस्कशन में आते रहते हैं। ठीक है, याद रखना पूरे चैप्टर में ना 5-6 रिएक्शन बहुत रिपीट होते हैं। PCl5 का डिसोसिएशन, H2+I2 वाला, N2+O2 वाला, NH3 का डिसोसिएशन, C2H4 Cl2O7 का डिसोसिएशन, ये सारे रिपीट हो रहे होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि सरदर्द से बचना है, राइट? इनिशियल कंसंट्रेशन ए और वॉल्यूम वी, ये दोनों सरदर्द, ए एंड वी, भयानक सरदर्द, तुम्हारे कैलकुलेशन को खराब कर देंगे। इसीलिए केसी का एक्सप्रेशन जब भी पूछते हैं ना, केसी के एक्सप्रेशन में दोनों फंसते हैं, और केसी के एक्सप्रेशन को इसीलिए पसंद ही नहीं करते, इसीलिए केसी के एक्सप्रेशन को पसंद नहीं किया जाता। और आयनिक इक्विलिब्रियम में केसी के अलावा कुछ और चलेगा ही नहीं, तो वहाँ मजबूरी भी है, एंड वहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख करके काम भी किया जाता है, क्योंकि उसी से इन कंक्लूजन्स निकलते हैं। इसलिए केसी के एक्सप्रेशंस पसंद नहीं किए जाते गैसियस फेज में। ओके, तो ये मोटी बात हो गई
और हमने इस मिसकंसेप्शन का भी डिस्कशन किया कि एक्स वाला मेथड हम कब कब यूज़ करेंगे एसोसिएशन के केस में, मल्टी स्टेप इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अभी तक में कुछ पूछना है तो बताओ। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में लेकर के जा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गए, कहीं पे कुछ पूछना है तो बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया एंड मल्टी स्टेप इक्विलिब्रिया एग्जैक्टली सेम नहीं है, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इन सम केसेस दे आर सेम। अगर H3PO4 का डिसोसिएशन है तो वो मल्टी स्टेप में जा कर के 3 स्टेप में डिसोसिएट करेगा, और एक ही कंटेनर में वो चीज़ हो रही है तो उसके तीनों स्टेप्स एक ही समय पर एक ही कंटेनर में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का भी एग्जांपल है और मल्टी स्टेप डिसोसिएशन का भी एग्जांपल है। लेकिन दो अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं जहाँ पर कि कोई एक स्पेशीज कॉमन होगा या कोई भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम एक ही समय पर एक ही कंटेनर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होंगे। लेकिन मल्टी स्टेप डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम्स नहीं होंगे, क्योंकि मल्टी स्टेप डिसोसिएशन के लिए सेम ही स्पेशीज का डिसोसिएट होकर के इक्विलिब्रियम बनाना जरूरी होता है। क्लियर? हमने अभी पी टोटल का डिस्कशन किया नहीं है सीधा, वो हमारा लास्ट टॉपिक जो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम उसमें आएगा। अभी हमने देखो टॉपिक खत्म कौन कौन से किए, इसका डिस्कशन खत्म किया, इसका बेसिक डिस्कशन खत्म किया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पता है हमें कि 2 टाइप ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेल्टा Ng0 एंड 1:2 टाइप। ठीक है, तो अभी हमने डेल्टा Ng0 किया है, 1:2 टाइप पर आते हैं। आप लोग देखो कुछ आपको डेल्टा Ng0 से रिलेटेड कुछ अगर पूछना है तो। अच्छा, आप अगर स्पीड टोटल के बारे में बोल रहे हो तो हाँ, आप शायद इसी के बारे में बोल रहे होगे ना। यस, तो पी टोटल इज एक्चुअली यस समेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रेशर्स, या हर स्पेशीज के पार्शियल प्रेशर का सम है वो। ठीक है, उसी तरह से जो NT है, NT इज ऑल्सो ठीक है। हम्म, ठीक है, देख लो डेल्टा Ng0 वाला। हम 1:2 टाइप पर चले। ओके ठीक है, चलो देखिएगा 1:2 टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में दिखाई देगा। तो 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे इसके कई सारे टाइप हो सकते हैं इसके, बट मेनली 2 सब कैटेगरीज है जो जिसका कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक इस टाइप का जहाँ पर डिसोसिएशन कुछ ऐसा होगा A से B+C, जिसका लेजेंडरी एग्जांपल है PCl5 का डिसोसिएशन। और एक दूसरा है जो जहाँ पर A से 2B इस टाइप का डिसोसिएशन होता है, और इसे आप N2O4 से 2NO2 इसके डिसोसिएशन पाओगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, पूरे चैप्टर में बहुत बार रिपीट होता है। तो ये 2 टाइप के 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन। हम 1:2 टाइप कैसे बोल रहे हैं? ऑब्वियसली 1 2 दिख रहा है, 1 मोल गैसियस स्पेशीज, 2 मोल गैसियस स्पेशीज, 1:2।
पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत बहुत कॉमन है। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हो या किसी और मोनोप्रोटिक एसिड या बेस का डिसोसिएशन हो, बहुत होता है वहाँ पर। बफर सॉल्यूशन में, हाइड्रोलिसिस में, कॉमन एसिड बेस के रिएक्शंस में, एसिडिक सॉल्यूशन में बहुत कॉमन है 1:2 टाइप। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी तो 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन की प्रॉपर्टीज दिमाग में रहनी चाहिए हर वक्त। हम इसमें डील करते हैं सब केस 1 को। ऐसे और भी केसेस होते हैं। सी दिस वन इज ऑल्सो 2NH3 से N2+3H2, दिस इज ऑल्सो 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन। बट यहाँ पर पावर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि यहाँ की प्रॉपर्टीज ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर मोटी छोटी बातें होती बस। दिस इज ऑल्सो 1:2 टाइप। बट ये इस पर हम स्पेशली फोकस नहीं होते, क्योंकि कैलकुलेशन वो भी हमें जो देते हैं क्वेश्चंस में, वो किस पर देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन अननेसेसरी बकवास ना हो जाए, कॉम्प्लिकेट ना कर जाए। क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेट करेगा उतना ज़्यादा वो फिर उनको भी डेटा देना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो अगर देंगे भी तो कोई आसान कैलकुलेशन देते हैं या कुछ अप्रोक्सीमेशन बेस दे देते हैं। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम PCl5 वाले डिसोसिएशन को देखते हैं, केस 1 को देखते हैं। अब देख करके हम कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे, स्पेशली केपी के एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो उन पर हम समय बचाएंगे। तो अगर कोई ऐसा डिसोसिएशन आपने लिया PCl5 टाइप का, T=0 से स्टार्ट करते हैं। ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया हमने। देखो मैं अभी थोड़ी देर तक ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पे डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन आगे की क्लास से केमिकल इक्विलिब्रियम आया नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के टर्म्स में बातें करने की आदत डालनी है। हम नंबर ऑफ मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन पे तब जाएंगे जबकि क्वेश्चन हमें पुश कर रहा होगा। ये तो अभी तक मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉमनली तुम्हारी आदत होती है, बट ये आदत रखनी नहीं है, ये गंदी आदत है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लगाते हैं। तो हमने अभी A×1 - अल्फा लिखा, A अल्फा लिखा और A अल्फा लिखा। ये लिखने में किसी को कोई इशू, दिक्कत? इसलिए क्योंकि पीछे ही हमने डील कर लिया इसको। A-X की जगह पर हम A×1 - अल्फा लिखेंगे। अब किसी भी 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन की पहली प्रॉपर्टी जो दिमाग में होनी चाहिए वो ये कि जो टोटल मोल्स होते हैं इक्विलिब्रियम पर वो हमेशा ऐसे ही आएगा। तुम कोई भी 1:2 टाइप ले लो, ये आना ही आना फॉर ईच एंड एवरी। वो जो मैं NH3 वाला दिखा रहा था ना, उसके लिए भी यही आएगा। हालांकि हम NH3 वाले को मैंने क्या बोला कि वो देंगे नहीं क्वेश्चंस में, डिस्कशन में जनरली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस उसमें नहीं देते, क्योंकि पावर 3 में चला जाता है और वो क्वाड्रेटिक भी नहीं, क्यूबिक भी नहीं, वो ऐसा इक्वेशन बन जाता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो जाती है। तो उस पर जाते नहीं वो। अगर जाएंगे तो कोई भयानक से अप्रोक्सीमेशन देंगे जिससे सब चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है, नहीं तो वो देते ही नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है NT=A×1 + अल्फा, ये एक्चुअली टोटल मोल्स का फॉर्मूला है फॉर ऑल 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, तुम एनी टाइम ऐसा लिख सकते हो। इससे फायदा क्या होता है? फायदा है, अगर मैंने एनी टाइम मोलर मास ऑफ मिक्सचर तुमसे डिस्कस किया ना, फट से इसकी जरूरत पड़ जाएगी। अगर मैंने 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन उठाया और तुमसे वैन टॉप फैक्टर डिस्कस किया सॉल्यूशन फेज में जाकर के, फटाक से तुम आंसर बता सकते हो। देखो अगर यही चीज सॉल्यूशन फेज में होती तो वैन टॉप फैक्टर विल बी ये ऑब्जर्व्ड मोल्स A×1 + अल्फा डिवाइडेड बाई A, दैट इज 1 + अल्फा। अगर ये चीज सॉल्यूशन फेज में होती, जो कि अभी नहीं है क्योंकि हम गैसियस फेज ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, क्या पता चला कि हम तो वैन टॉप फैक्टर भी डील कर सकते हैं इससे, क्योंकि वो कनेक्टेड टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए I=1 + अल्फा हम यहाँ से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। क्या कमिंग बैक, हम आई तो लिख नहीं रहे अभी यहाँ पर, तो हम वापस आते हैं। मोलर मास ऑफ मिक्सचर लेकिन कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो एनी टाइम कनेक्ट होते रहता है। बट अभी भी मैं उस पर भी नहीं जा रहा, पहले मैं आगे केपी के एक्सप्रेशन पर जाने वाला हूँ। तो अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो लिखाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ठीक है, ओके।
अब हमें पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा ए बी और सी का, और अगर पार्शियल प्रेशर हम लिखने गए ए का तो वो कैसे लिखाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखाएगा, ए का मोल ए इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल मोल ए इंटू 1 प्लस अल्फा। आपको दिख रहा होगा पार्शियल प्रेशर ही फ्री ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाता है। आप इसी तरह से बी और सी का पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं, दोनों के मोल सेम है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। एंड मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करना है तो मोल फ्रैक्शन के लिए ए अल्फा दोनों के मोल्स सेम है, इसीलिए मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, बचा लेते हैं अपने आप को। यहाँ पर पीटी छूट गया ना, पीटी लिखना जरूरी है, तो अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी लिख दिया। ठीक है, आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा डेटा ज़रूर रीड करना है ध्यान से क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर इस अप्रोक्सीमेशन पे काम कर रहा होता है। कौन से अप्रोक्सीमेशन पर, 1 प्लस माइनस अल्फा को 1 बना रहा होता है अक्सर। ये चीज़ तभी वैलिड होती है जब अल्फा लेस देन 0.1 होता है, और ये चीज़ कहाँ से निकल करके आई है, तो इस अप्रोक्सीमेशन से जो पूरी केमिस्ट्री में अप्लाई होते रहता है। x प्लस माइनस वाई को हम x लिख सकते हैं इफ़ y इज लेस देन 0.1 ऑफ x, यानी कि 10% ऑफ x, उससे छोटा। ठीक है, सारे लोग इस अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखेंगे और वो देख लेंगे। अक्सर लैंग्वेज में क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे कि अल्फा इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू 1, ये लिख देते हैं। तो लैंग्वेज में काम होने ही नहीं चाहिए किसी क्वेश्चन में। अगर लैंग्वेज में काम हो रहा है दैट मीन्स के क्वेश्चन देने वाले जो हैं अभी थोड़ा सा पुराने ज़माने के हैं। नए ज़माने में अब हम करते ही नहीं, अब हम मैथमेटिकली चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे भी आपको ये सब लैंग्वेज वैंग्वेज पे जाकर के आप क्या करोगे, इंग्लिश का टेस्ट थोड़े ना ले रहे हो आप, आपको तो साइंस चेक करना, आपको तो वहाँ पे मैथमेटिकल बातें कर लो तो ज़्यादा क्लैरिटी रहे। ओके, तो पी बी इंटू पी सी बाई पी ए, अगर हम ये करने गए तो पी बी और पी सी दोनों सेम है, तो मैं पी बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैल्यू क्या थी, ये थी अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी, स्क्वायर लिख देंगे डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी लिख देंगे। आप बताओ टर्म क्या क्या बचने वाले हैं, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। ऐसा लिख कैसे पा रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे एक पी टी कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये तो दिख रहा होगा सबको। हम ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ से इसको हटा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, पीटी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो 1 प्लस अल्फा वाला पार्ट है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट एक 1 प्लस अल्फा बच जाएगा और उससे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। तो केपी का एक्सप्रेशन जो हमें मिला यहाँ पर उसे हम ऊपर में लिख ले रहे हैं। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। अभी भी ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन ने हमें अल्फा को छोटा दिया तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को भी हम 1 लिख सकते हैं, राइट, ध्यान रखना है, ये करते हैं कई बार क्वेश्चन में। हालांकि ये चीज़ ज़्यादा होती है वैलिड किस में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, गैसेस में कम करते हैं, बट करते हैं जब जब एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट होने लगता है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होती है। अब ये जो केपी का एक्सप्रेशन हमने निकाला, इस केपी के एक्सप्रेशन को मैंने पूरा निकाल करके दिखाया, बिकॉज कि यही फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है कि मैं पूरा ड्राइव कर रहा हूँ। आपको खुद अब उसके लायक बनना है, तो आपको खुद ही या तो पेन पेपर पे जाकर के घिसाई करनी है, या फिर आप उसको समझ लो अच्छे से, सो दैट के 30 सेकंड के अंदर एनी टाइम आप डिराइव कर सको, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो हमने ए से बी प्लस सी इस टाइप के रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन बना लिया। वो केपी का एक्सप्रेशन क्या आया, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। ओके, अब आप जैसे ही इस वाले 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन पर काम करोगे ना, ए से 2b वाले पे, तो पता है केबी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। दिख रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है
उस 2 की वजह से जो बी के आगे लगा हुआ है, उस 2 की वजह से जो बी के आगे लगा हुआ है। समझे? तो इस पार्ट को भी आप डिराइव कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि हाँ यार सच में ऐसा होगा। आप करके देखिए, a इंटू 1 माइनस अल्फा 2a अल्फा, टोटल मोल तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, टोटल मोल फिर से क्या आएगा भाई, a इंटू 1 प्लस अल्फा। लेकिन आप खुद से मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकाल करके देखिए, वो आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ b निकालने जाएंगे ना तो वो आएगा 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। दिखा? जबकि आप इधर निकाल रहे थे ना तो देखो कितना आ रहा था, ये दिख रहा है, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा आ रहा था ना, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा आ रहा था। और भाई यहां पर क्या आ रहा है, देखो 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। तो स्क्वायर करने पर 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। देखा? अब इस चीज को ना कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, अक्सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेशियो पर बातें कर सकते हैं। मान लो कि ये Kp1 है और ये Kp2 है, आप खुद से देखो, सेम प्रेशर और सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर Kp1 और Kp2 का रेशियो 1/4 आ जाएगा। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अल्फा एंड Pt अगर सेम है तो। जो जरूरी नहीं है, अगर हुआ तो काफी ज्यादा कनेक्टेड है 1:2 टाइप वाले रिएक्शंस। और चूंकि 2 रिएक्शन PCl5 का डिसोसिएशन और N2O4 का डिसोसिएशन बहुत पूछा जाता है इस पूरे डिस्कशन में, पूरे के पूरे डिस्कशन में, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है? तो ये हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह पर बातें की। अभी अब वापस आते हैं PCl5। इस पर एक छोटू सा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने थ्योरी कवर की है, बट अब थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करके हम पूरी तरह से जाने वाले डिस्कशंस पे, न्यूमेरिकल्स पे। तो इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन डालते हैं। अच्छा, आप सभी लोग तैयार रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि t=0 पर आंसर कीजिएगा सारे लोगों के। t=0 पर हमने स्टार्ट किया 5 ATM से, और आपको पूरे प्रोसेस में Kp की वैल्यू में बताऊंगा, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। ठीक है? Kp गिवन होगा, अल्फा निकालना होगा। ओके? सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? चलो भाई, जितने लोग सुन रहे हैं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताएंगे। अगर Kp की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 4.5, शुरू हो जाइए। t=0 पर 5 ATM था, फिर बाद में t= इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम पे कौन कितना है पता नहीं, बट Kp की वैल्यू 4.5 है। तो पॉसिबल वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या क्या हो सकती है? हाँ हाँ, 0 थे एग्जैक्टली। कुछ नहीं देंगे तो 0 लेके चलेंगे हमेशा। देखो, एक पॉसिबल वैल्यू जो आनी चाहिए दिमाग में, वो आनी चाहिए ऐसे कि यार इतना तो पक्का पता है कि प्रेशर के टर्म्स में बातें कर रहे हैं, तो अब हम 5 - x लिखेंगे, x लिखेंगे और x लिखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम बाद में भी निकाल सकते हैं। x/5 विल बी योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट?
तो अगर मैं 4.5 को 9/2 लिखूं तो वो x² / 5 - x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 अगर ले ली जाए तो बात बन जाएगी। तो 3/5 दैट मीन्स 0.6। परफेक्ट आंसर दिख रहा है कि? दिखा? ऐसे ही एक्सप्रेशंस बनाने में प्रो बनना है। माइट भी आप कांड कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो सकता है 5 × 1 - अल्फा करके चल रहे हो आप। क्या 5 × 1 - अल्फा करके चलेंगे तब ये चीज नहीं बन सकती क्या? बन सकती है। लेकिन देखिए आपने क्या किया, आप एक रटंत विद्या के साथ चल दिए, आप बेसिक से हट गए। अब मैं यहीं पर रियलाइज कराना चाहूंगा कि बेसिक से हटना और रटंत विद्या के साथ चलना क्या होता है, क्योंकि आपको अभी भी लग रहा होगा कि रटंत विद्या क्या हुई। आप ही ने तो बताया, मैंने नहीं बताया। मैंने जो भी डिस्कशन किए थे वो मोल पे और कॉन्सेंट्रेशन पे किए थे, और मैंने स्पेशली टोका था, बोला था कि देख भाई ये मेरी आदत नहीं है कि मैं मोल पे काम करवाऊंगा। मैं भी बेसिक लेवल पर डिस्कशन करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ, लेकिन अभी हम एडवांस के लिए जा रहे हैं, मैं करूँगा ही नहीं, वो आदत ही नहीं डलवाऊंगा। क्योंकि वो बेसिक पे तो ठीक है मोल वोल की आदत डालना, फिर जाना प्रेशर पर, लेकिन एडवांस है तो तेरा दिमाग ही ओरिएंटेड हो जाना चाहिए गैसियस फेज के इक्विलिब्रियम में प्रेशर ओरिएंटेड। और मैंने वही काम कर दिया। काम कराते कराते मोल पर बेसिक सारे बता दिए, लेकिन मोल पे काम कराते कराते मैथमेटिकली अब मैंने एक्सप्रेशन जो है वो सीधे प्रेशर पे दे दिया। तो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे जाके अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने पक्का डेरिवेशंस पे ध्यान नहीं दिया कि देखो डेरिवेशंस लेंदी हो रहे थे, डेरिवेशंस लेंदी हो रहे थे मोल की वजह से। तुम खुद सोचो, पहले हमने कंसंट्रेशन मोल पे काम किया, टोटल मोल्स का डिस्कशन किया, फिर मोल फ्रैक्शन पर गए, फिर जाकर के यहां तक पहुंचे। लेकिन स्वीट एंड सिंपल सा एक्सप्रेशन है प्रेशर के टर्म्स में ये वाला। तो रियलिटी में हमारा काम बहुत इजी हो जाता अगर सिर्फ और सिर्फ इसी पर बातचीत होती। इतनी बातें और इतना एक्सप्रेशन निकालने का काम तो तब हो रहा है ना जबकि आप मोल के टर्म्स में बातें कर रहे थे। अगर मैं करूँ ही ना तो काम यहीं पे खत्म है। ये हो रहा है ना, और बस मैंने यही काम कर दिया, और एग्जैक्टली सेम चीज़ें की जाएंगी एडवांस में भी। तुम तो सोच करके बहुत लंबा लंबा गए, बट वो हिट करेंगे कहीं और ही। उनको पता है कि तुम्हारे डेरिवेशन के प्रोसीजर में क्या कमी है और तुम करते क्या हो। तुम थाउट नहीं लेते हो डेरिवेशन के प्रोसेस पर, और वहीं पर तुम्हें तोड़ा जाएगा बहुत भयानक, और तुमको लगेगा टफ है चीज़ें। टफ नहीं थी, तुमने डेरिवेशन के प्रोसीजर को ऑब्जर्व नहीं किया। वही ऑब्जर्वेशन चाहिए, वही ऑब्जर्वेशन बेसिक्स कहलाते हैं। तुम्हारे लिए बेसिक्स कुछ और है, तुम्हारे लिए बेसिक्स हैं ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना, क्योंकि जेई मेन ने तुमको ऐसा बना दिया है। तो जेई मेन की वजह से बहुत नुकसान होता है जेई एडवांस में। तुम्हारा अपना तरीका जो है सोचने का वो बदला बदला रहता है, समझे? तो सोचने की हैबिट जो है वो जेई एडवांस ओरिएंटेड हो जानी चाहिए। तो अभी अब देखो यहाँ पर क्या रियलाइज़ करवाया मैंने कि काम बहुत आसान था। मैं प्रेशर के टर्म्स में, अल्फ़ा के टर्म्स में जाके सोचूंगा क्यों? चुपचाप मुझको तो पार्शियल प्रेशर चाहिए ना। अगर केपी दिखाया गया है तो बेसिकली मुझको पार्शियल प्रेशर चाहिए। अगर ये गैस ए है और ये गैसेस जो हैं वो बी और सी है, तो बेसिकली मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू सी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए। तो मैं उतनी मेहनत क्यों करूँगा? इसको 5 - x करूँगा, इसे x और x करूँगा, बन गया ये x² / 5 - x जो 9/2 के बराबर है। इक्वेट करने से साफ दिख रहा है x = 3 उठाना है, और 3/5 करके 0.6 लेते आनी है वैल्यू। समझ गए सारे लोग? तो प्रेशर के टर्म्स में आदत ज़्यादा रखनी है काम करने की। लीजिए ट्राई कीजिए सारे लोग। मान लीजिए मैंने चेंज किया है, मैंने N2O4 उठाया और N2O4 को डिसोसिएट किया मैंने 2NO2। मैंने इनिशियल प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, और ऐसे ही जो Kp की वैल्यू है उससे तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है।
ओके चेक करना हो पाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, 0 आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, तो ये सब वैलिड वैल्यू नहीं होंगी। तुम वो भी बता सकते हो अगर तुमको वो दिख रहा है तो, कि वैलिड वैल्यू नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी सिंपल सी वैल्यू आएगी। 1 माइनस पी 2p, राइट, एंड दिस हैज़ टू बी 2p का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4p स्क्वायर बाई 1 माइनस पी। तो आप जो वैल्यू बोल रहे हैं, चलिए वो पुट कर देते हैं। p इक्वल टू कितना, अल्फ़ा की वैल्यू आप बोल रहे हैं ना, अल्फ़ा की वैल्यू बोलने का मतलब है p बाई 1, दैट इज़ p इक्वल टू 1 बाई 4 आई थिंक, क्योंकि जो अल्फ़ा है वो तो p डिवाइडेड बाई 1 है। फोर इंटू 1 बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 बाई 4, ठीक। p इक्वल टू 1 बाई 4 इज करेक्ट। है ना। चलो, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अब कल हमें वही प्रेशर पे काम करना है, एक्सप्रेशंस पे काम करना है, और ली चैटलर्स प्रिंसिपल इसमें मिलाना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। मोटे मोटे बेसिक्स हो गए हैं, इसी पर एग्जैक्टली आप काम करेंगे और लेवल अप करेंगे। इसी में हम हर तरह के अलग अलग डिफरेंट केसेस देखेंगे। तो मोटी सारी बेसिक बातें हो गई। इतनी बेसिक बातें होती हैं पूरे इक्विलिब्रियम में, और इसके बाद तो आपको हर तरह के केसेस लेकर के एक्सप्रेशन बनाना, सॉल्विंग करना, और उसी में टेक्निक्स पे अपने बेसिक्स को कैसे और रिलेट करेंगे सिचुएशन के साथ, वो सीखना है, उस पर काम करना है। ठीक है। अभी देखो, यहाँ से आपने एक मैथमेटिकल टेक्निक भी दिमाग में डाली है, पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, बट यहाँ से एक और चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था कि पूरे इक्विलिब्रियम में ना अप्रोक्सीमेशन एंड देन इक्वेट करना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अभी हम अप्रोक्सीमेशन पर आए नहीं है, धीमे धीमे दिखेगा। एंड जैसे जैसे लेवल अप होगा वैसे वैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया और वेरी हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वेरी लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस पे भी डिस्कशन होंगे, जो कि एक्चुअली सबसे अच्छे लेवल के डिस्कशन होते हैं, जहाँ पर कि हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया और हाई एंड लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ली चैटलर्स के साथ मिक्स करते हैं। सबसे अच्छे क्वेश्चन वही होते हैं, बस कुछ और अच्छे क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, यही होते हैं। ली चैटलर्स को मिक्स करेंगे वेरी हाई एंड वेरी लो वैल्यू के साथ एंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियास के साथ, इतने में ही बैंड बजा देते हैं। तो वो सीखते हैं अगली क्लास में।